पहले चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक वोटिंग हुई। उसके बाद खूब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में बीजेपी बाजी जीत सकती है या तृणमूल एक बार फिर से इस चुनाव में चौथी दफा जीत दर्ज करेगी। नंबर गेम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में किस तरह की सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं और क्या बीजेपी के लिए जीत का कोई रास्ता बन सकता है, क्या दिक्कतें हैं फेज 2 में बीजेपी के लिए और क्यों यह माना जाता है तृणमूल का गढ़। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनडीटीवी के इलेक्शन स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं निरंजन मुखोपाध्याय से। कई किताबें लिखी हैं इन्होंने राजनीति पर, लंबे समय से पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी रहे हैं। कंचन गुप्ता है हमारे साथ, सरकार के साथ भी काम किया है, पत्रकार रहे हैं, पश्चिम बंगाल की पैनी नजर रखते हैं। सतीश केसिंग है हमारे साथ अजीत झा हैं जो कि एनडीटीवी की टीम से जुड़े हुए हैं, तमाम कई बार होके भी आए हैं पश्चिम बंगाल और तमाम आर्टिकल लिख रहे हैं हमारी वेबसाइट के लिए पश्चिम बंगाल पर। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से मौजूद है मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जो कि हमारी कवरेज को लीड कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जय मृग जिनके साथ एनडीटीवी की डेटा फाइट टीम ने मिलकर कई सारे आंकड़े बनाए हैं जिनका विश्लेषण अब से थोड़ी देर में हम लोग करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको कि सेकंड फेज के चुनाव में दरअसल होने क्या वाला है, तब समझ में आएगा कि इस वक्त खेल कहां पे पहुंचा है पहले चरण के चुनाव के बाद और सेकंड फेज में आखिरकार हो क्या सकता है। जो सेकंड फेज है एक तरीके से वो तृणमूल का गढ़ है। वो क्यों? क्योंकि 142 सीटों पर दूसरे चरण में वोट पड़ने वाले हैं। 3 चुनावों का गणित मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह है 2019 का लोकसभा चुनाव। वैसे तो लोकसभा की सीटों पे चुनाव हुआ था, लेकिन जब उस लोकसभा को आप असेंबली में कन्वर्ट करते हो तब तृणमूल 105 सीटें जीती सेकंड फेज में, बीजेपी 37 सीटें। याद रखिएगा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा था। उसके बावजूद फेज 2 सीट्स में तृणमूल की थी 105, बीजेपी की थी 37। 2021 का जो असेंबली इलेक्शन था उसमें तृणमूल की 123 सीटें थी 142 में से और बीजेपी की थी केवल 18। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जब हम लोकसभा लीड्स को असेंबली में कन्वर्ट करते हैं, तब तृणमूल की थी 115 और भाजपा की थी केवल 27। यानी कि जिन सीटों पर 29 अप्रैल को वोट पड़ने वाला है वहां पर तृणमूल स्टार्टिंग पॉइंट पर बीजेपी से बहुत आगे है। अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट फेज के इलेक्शन से, तब आप देखेंगे कि वहां पर टक्कर थोड़ी बराबर की थी। वहां पर तृणमूल फिर भी आगे था लेकिन इतना नहीं। 2019 के चुनाव में तो बीजेपी आगे थी, 84 सीटें बीजेपी की थी, 59 तृणमूल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2021 के चुनाव में तृणमूल आगे थी, 92 बनाम 59, बीजेपी की थी 59, 92 टीएमसी की। 2021 में 2024 के चुनाव में तृणमूल थी 77 फर्स्ट फेज में और बीजेपी की 63। यानी कि बराबर का मुकाबला था, बराबर की लड़ाई थी फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से तृणमूल ने बढ़त बना ली थी, क्योंकि वो सीटें दक्षिण बंगाल की तृणमूल का गढ़ मानी जाती हैं। एक स्ट्राइक रेट एनालिसिस करते हैं जो कि आपको दिखाएगा कि इन 142 सीटों में तृणमूल ने, जैसे आईपीएल में बैट्समैन बैटिंग करते हैं धड़ाधड़, यहां पे स्ट्राइक रेट तृणमूल का बहुत स्ट्रांग है। 74% था स्ट्राइक रेट तृणमूल का। ये जो हरी लकीर है वो तृणमूल की है। 74% स्ट्राइक रेट था 2019 के लोकसभा चुनाव में, 87% था 2021 के असेंबली इलेक्शन में और 81% था 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसकी तुलना में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 24 में था केवल 19%, 21 में था 13%, 19 में था 26%। यानी कि अगर जीतना है तो बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ाना होगा और टीएमसी के स्ट्राइक रेट को नीचे खींचना पड़ेगा। क्या ये संभव है? जो अब तक हमने डेटा देखा उससे साफ ये हो जाता है कंचन गुप्ता कि सेकेंड फेज में चुनाव हो रहा है प्रेसिडेंसी के इलाके में, दक्षिण पश्चिम बंगाल में, और यह है तृणमूल का दीदी का गढ़। जब तक भाजपा इस इलाके में जीतने का कोई तरीका नहीं खोजती तब तक बीजेपी के लिए जीत पाना बड़ा मुश्किल है। कंचन, नमस्ते राहुल, धन्यवाद मुझे आपने आपके शो पे बुलाया। देखिए, ये जो बार बार कहा जाता है ये दीदी का गढ़, भाईपो का गढ़, ये सब इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक समय ये जो था, ये इसको लालगढ़ कहा जाता था, सीपीएम का गढ़ था। अब सीपीएम गई तो वहाँ पर टीएमसी का गढ़ बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि 15 साल बाद आज फिर से पाशा बदलने वाला है और जो है यहाँ पर
टीएमसी का रिजल्ट जो आएगा, नतीजा जो आएगा, वैसा गए सालों जैसा नहीं होगा। दूसरी बात है कि आप आंकड़े जो भी दिखा लीजिए, कोई भी चुनाव, केवल पश्चिम बंगाल का ये चुनाव नहीं, कोई भी चुनाव केवल आंकड़ों के आधार पर उसका नतीजा तय नहीं होता है। उसमें सेंटिमेंट्स होते हैं, उसमें इमोशन होता है। और पश्चिम बंगाल में जो है हम लोग इसका एक हमारा एक शब्द है इसके लिए कि ये जो सेंटिमेंट जो है, ये जो एक जो भावना है, वो जब ऊपर से आ जाता है तब कुछ भी हो सकता है। 2011 में यही इलाका था जहां टीएमसी ने काफ़ी सीटें जीती। तो 2011 में अगर टीएमसी जीत सकती है तो आज 2026 में भाजपा क्यों नहीं जीत? क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है। मैं वोट शेयर के आंकड़े दिखाता हूं सेकंड फेज के। कंचन गुप्ता कह रहे हैं कि आंकड़े इतना मैटर नहीं करते, लेकिन अगर वोट शेयर पे नजर डालें, क्योंकि आखिरकार चल तो रहा है आईपीएल का सीजन, और ऐसे में वोट शेयर में अगर गैप बहुत ज्यादा हो तो बाजी को पलट पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको 142 सीटें जो है फेज 2 की, उसमें दिखाता हूं कि तृणमूल और बीजेपी में वोट शेयर में गैप कितना है। सेकेंड फेज में 2019 में जो गैप था वो 8% वोट का था। तृणमूल के थे 47% वोट, भाजपा के थे करीब 39% वोट, तो 8% से ज्यादा का गैप था 19 के चुनाव में। 2021 के चुनाव में गैप हो गया 13% का। तृणमूल के थे 39% वोट, भाजपा के 36%, 13% का गैप था। यहां पे तृणमूल के 24 में करीब 39% वोट थे, 49% वोट थे, और बीजेपी के थे करीब 37% वोट, 12% का गैप। अगर पूरे राज्य में देखें तो गैप इतना नहीं था। स्टेट का एवरेज था 3% का वोट शेयर गैप, फेज 2 में गैप था 8.3%। 2021 के चुनाव में पूरे राज्य में था 10% का गैप, फेज 2 का गैप था 13% का। यानी फेज 2 का गैप हर चुनाव में, 2024 के चुनाव में ओवरऑल गैप था केवल 7% का, फेज 2 पे गैप था करीब 12% का। निरंजन मुखोपाध्याय, पिछले चुनाव में अगर 12% का वोट शेयर गैप हो, यानी कि इन 142 सीटों पर जीतने के लिए करीब 6% का स्विंग लगेगा, मतलब 6% वोटरों को तृणमूल से छट के बीजेपी की तरफ आना होगा, तब बीजेपी यहां कमाल कर सकती है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो सेकंड फेज में है वहाँ पे बीजेपी को काफ़ी अच्छा स्विंग लेना पड़ेगा अपने तरफ, तभी वो अपने सीटें बढ़ा पाएंगी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दूसरे किस्म के आंकड़े आपको पेश करना चाहता हूँ। एक मज़ेदार बात जो हमको बंगाल के बारे में देखने को मिलती है कि 1977 के बाद से जो भी चुनाव जीता है वो 2/3 मेजॉरिटी से जीता है, और जो हारने वाली सबसे बड़ी पार्टी रही है उसको 100 का आंकड़ा पार करने का मतलब चांस नहीं मिला। और मज़ेदार बातें ये हैं कि हर बार 77 के बाद से एक जो पार्टी इनकम्बेंट सरकार को हराई है वो सिंगल पार्टी नहीं रही है, वो हमेशा अलायंस में रही है। एक और चीज़ देखने को मिलता है कि लेफ्ट फ्रंट 1977 में और तृणमूल कांग्रेस 2011 में वो जो चुनाव जीते वो नंबर 1 पोजीशन असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के बाद जीत पाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारण से जीत पाती है, जैसे कंचन जी बोल रहे हैं, तो बीजेपी को 3 लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल ट्रुथ्स को ओवरटर्न करना पड़ेगा। नंबर 1 कि सिंगल पार्टी, बीजेपी सिंगल पार्टी है, किसी के साथ अलायंस में नहीं है। दूसरा ये है कि पिछले लोकसभा में नंबर 1 पार्टी नहीं थी, नंबर 2 पार्टी। बेसिकली अगले चुनाव तक ठाल रहे हैं इनको कि मतलब अगले चुनाव में आइए, इस बार नहीं होगा। तीसरी जो बड़ी बात जी कि कोई लोकल लीडर सीएम फेस के तौर पे बीजेपी का नहीं है जिसने लंबे समय से जन आंदोलन किया है।